नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ दिन मैंने सिर्फ रिपीटिव वर्क किया था, इसलिए मैं सिर्फ म्यूज़िक यूज़ कर रहा था। तो अब एक नया इम्पोर्टेंट टर्न आ रहा है। इस मॉडल पर ज़्यादा एक ख़ास चीज़ करने जा रहा हूँ, वो है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सेमी रियलिस्टिक सेमी गेम टाइप का कैरेक्टर, दोनों मिक्स में कुछ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करना है। मोर और लेस गेम जैसा ही दिखेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे। तो अब उसके हेयर की और बियर्ड के हेयर जो है, फर जो है, उसकी चीज़ें बनानी है, वो हमको बनाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी टेक्निक ले जो रिलायबल लगे, और मुझे फर एक्चुअली हेयर एंड फर का वो सिमुलेशन करना ना पड़े। बिकॉज मेरा जो कंसेप्ट है उसमें हेयर एंड फर की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो इम्पॉर्टेंट कंप्लीट रियलिज्म पर नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट एक्चुअल कनेक्टिविटी, रिलेटिबिलिटी, या तो फिर समझो कि एक ऐसा मोमेंट मोन्यूमेंटली बनाना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी काम कर रहे हैं भीमसेन पर, तो भीमसेन की जो भी एक्शन, जो भी उनका एक्शन एक्सप्रेशन या फिर जो एक्ट होगा, वो कोशिश करनी है कि वो उससे कनेक्ट हो और वो हमसे कनेक्ट हो। हम जब व्यू करें उसको तो वो लगे कि यार भीमसेन है। तो उसमें अगर मैं हेयर दिखाने लगूँ, या फिर जैसे कई डिज्नी मूवीज़ वगैरह में की है, तो मुझे वो सिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग दैट बिग बजट फिल्म या बिग बजट सीरीज ऐसा कुछ। मुझे चाहिए कि एक ऐसी एंटरटेनमेंट पार्ट हो जो एंटरटेनमेंट तो रहे, लेकिन एक कनेक्टिविटी और एक रूटिंग ग्रिप मिलनी चाहिए। बिकॉज इट्स एन हिस्टोरिकल स्टोरी, हिस्टोरिकल इवेंट को हम वापस रिक्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम हमारे बाद या हमारे जैसे जो अभी भी इस बारे में नहीं जानते और उसको उनको जानना है, और अगर हम बता रहे हैं तो उसको थोड़ा और ड्रामेटिकली बताएं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसे हेयर एंड फर वाले एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं उसको गेम साइड पे रखूँगा, खास करके हेयर और फर वाली चीज़ों को गेम साइड पे रखूँगा। तो उसको मुझे 3D में बनाना पड़ेगा। तो ब्लेंडर में अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट ऑन कर देता हूँ। मैं मेरे दूसरे शॉर्टकट्स भी ऑन कर सकता हूँ। तो ब्लेंडर के अंदर भी शॉर्टकट चल रहा है, और उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि बाहर अगर कोई कीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जो ब्लेंडर नहीं कर रहा है तो वो भी दिखेगी। तो शायद कुछ पार्ट यहाँ पर छुप सकता है, ठीक है, इट्स ओके। तो अब ऐसा करना है कि मुझे इस तरफ ये इतना जो मैंने वॉल्यूम बनाया है स्कल्प्ट का, ये वाला हेयर का, इसके आईब्रोज का, और उसके बियर्ड का और मुस्टैच का, तो मुझे ये एग्जैक्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर बेसिक है, ये एक ब्लॉक है। तो जो भी मैं हेयर एंड फर बनाना चाहता हूँ उसका बेसिक एक टुकड़ा बनाकर दिखाता हूँ। तो बाकी का फिर मैं अगले वीडियो में उसको ये कर सकता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके जो ये मुस्टैच है उसके इतने एटलीस्ट हम देखें तो नहीं तो हम लोग इतना मोटा स्ट्रैंड बना सकते हैं, राइट। और वैसे ही दूसरे भी बना सकते हैं। तो यही मोटे स्ट्रैंड को एक बनाकर हम उसको डुप्लीकेट करके उसको ट्वीक करेंगे, रीअरेंज करेंगे, या फिर कहेंगे कोम करेंगे, और ये हमको ये फॉर्म मिलना चाहिए। सही एग्जाम्पल ये है। इससे भी सिंपल एग्जाम्पल है आईब्रोज, लेकिन आईब्रोज की उसका स्पेस, उसकी वॉल्यूम ही वैसी कम और उतनी छोटी साइज में होगी कि हम वो हेयर स्टाइल को देखें या बनाए तो भी इतना डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए मैं मुस्टैच को पहले ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि अब मुझे यहाँ से पहले फ्रंट में आता हूँ, मैं एक शिफ्ट ए करके मैं एक कर्व लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट कर्व ऑफकोर्स बेजियर कर्व होगा या फिर पाथ कर्व होगा, डजेंट मैटर। मैं बेजियर कर्व लेता हूँ। उसको मैंने क्लिक तो किया, लेकिन ये बना कहाँ पर, यहाँ पर। अब इस बेजियर कर्व को सिलेक्टेड रखा है मैंने, और टैब प्रेस करके एंटर करता हूँ तो ये सिलेक्शन मिल गया। मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ यहाँ से फिर से, और राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास बेजियर हैंडल है ऑटोमेटिक, उससे मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ उसका जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, वहाँ पर मैं उसका ज्योमेट्री मोड में जाके मैं उसको थिकनेस देता हूँ यहाँ से बेवल। तो जैसे ही मैं ये थिकनेस देता हूँ, ये देखिए एक वॉल्यूम बनते जा रहा है, दिख रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। चलो मैं कलेक्शन को बंद करता हूँ ताकि मैं सिर्फ हेयर स्टैंड को देख सकूँ। ठीक है, पूरा हॉलो है। इसके वायर फ्रेम्स देखने हैं, वायर फ्रेम्स देख सकते हैं। तो देखिए इतना है। मुझे इसकी रिजोल्यूशन और कम करनी है तो मैं कम कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये और ये सेक्शन मैच हो, यानी यहाँ पर ऊपर और नीचे कट मिलना चाहिए, यहाँ और यहाँ कट मिलना चाहिए। लेट्स सी अगर मैं इसके कर्व्स को क्रिएट कर सकूँ, यानी मुझे इसको एक ऐसे
क्रिएट करना है तो हेयर स्टैंड बनेगा। चलो देखते हैं। इसको स्मूथ नहीं दिखाना है मुझे, तो मैं इसको स्मूथ कैसे मतलब नॉन स्मूथ कैसे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कहीं पर ऑप्शन होगा स्मूथ मिनिमम, ठीक है अभी 0 है, 1 करता हूँ 0 करता हूँ, ठीक है यहाँ से कुछ अभी दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं टैप करके इसको राइट क्लिक करके फ्लैट करता हूँ तो ये दिखेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये ऐसा कर्व बन रहा है, मुझे ऐसे कर्व नहीं चाहिए। तो मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ फिर से। तो यहाँ से मैं वापस क्लोज करना है तो स्विच कर देंगे तो ऐसा आएगा। तो इसको रीसेट कर्व कर देते हैं, पूरा रीसेट हो गया। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शेप बना देते हैं उसके बाद इस पर काम करते हैं, तो मुझे एक शेप बनाना है। तो शिफ्ट ए, यहाँ पर मैं प्लेन लेता हूँ, प्लेन के एडिट में जाता हूँ, वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, यहाँ से मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ और इस प्लेन को थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कर्व बिठा के रखा है। तो ये जो प्लेन है उसको एडिट मोड में जाकर मैं उसका सारे वर्टेक्स से सिलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके, और फिर एम प्रेस करके सेंटर क्लिक करता हूँ। तो वो वर्टेक्स 4 वर्टेक्स एक वर्टेक्स के फॉर्म में मर्ज होकर सिंगल वर्टेक्स बन गए। तो अब उस वर्टेक्स से मैं शेप बनाऊंगा जो इसके लिए यूज़ होगा। तो शेप कैसा होगा, मेरे ख्याल से मैं इसको ड्रॉ करके पहले प्लान कर लेता हूँ। तो मुझे शेप चाहिए एक ऐसा, ऐसा और थोड़ा सा ऐसा समथिंग, क्योंकि अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ से थोड़ा राउंड रहेगा, यहाँ से भी राउंड रहेगा, यहाँ से भी राउंड और यहाँ से भी राउंड। लेकिन क्या होगा कि किसी भी कर्व में रहेगा तो एक अलग अलग वॉल्यूम एक ही स्ट्रैंड में से उनको ट्वीक करके दिखा सकता हूँ, तो इशू ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ट्राई करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो वर्टेक्स है उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक वर्टेक्स को एडिट मोड में हूँ मैं अभी भी, उस प्लेन के एक्सट्रूड वाई यहाँ क्लिक कर दिया। अब मैं मैन्युअली काम कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रखता हूँ, यूँ इधर होगा एक्सट्रूड इधर, एक्सट्रूड इधर, और ये एफ, तो वो ब्रिज हो गया। अब इन सिर्फ इतने जो वर्टेसेस है उनको कंट्रोल शिफ्ट बी से मैं बेवल करता हूँ, सिर्फ 2 वर्टेक्स, एक दो सेगमेंट वाला बेवल स्क्रॉल करके, तो मुझे ये मिल गया, ये 2 सेगमेंट मिल गए। फिर से ट्राई करता हूँ, सारे वर्टेक्स सिलेक्टेड है, कंट्रोल शिफ्ट बी, जब ड्रैग करता हूँ तो मैं स्क्रॉल से कम ज़्यादा कर सकता हूँ सेगमेंट, तो मुझे सिर्फ इतने ही सेगमेंट चाहिए। ये क्लिक करके टैब बंद कर देता हूँ। अभी इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कर्व्स में, ये अभी भी मैश टूल है, तो मैश ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि ये फॉर्म करता है या नहीं। तो मुझे ऑब्जेक्ट में जाना है, इसको लेना है, यहाँ क्लिक करना है और ये वायर फ्रेम से बाहर आता हूँ और स्मूथ, ठीक है ये सही दिख रहा है। एडिट मोड में जाकर मैं यहाँ से इसको अल्ट एस, तो मैं इसको पॉइंट कर सकता हूँ यहाँ से। चलो स्प्लिट करते हैं, इसको सब डिवाइड करते हैं और ये वर्टेक्स कहीं और लेके जाते हैं यूँ, और ये वर्टेक्स कहीं और रहेगा यूँ। इस वर्टेक्स को भी मैं अल्ट एस करूँगा ऐसे, और इस वर्टेक्स को मैं आर करता हूँ तो रोटेट हो रहा है। अच्छा ये इसमें है, ठीक है, लेकिन अल्ट आर नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल पॉइंट से यहाँ पर टिल्ट है, तो टिल्ट करके देखते हैं, कंट्रोल टी, तो ये ट्विस्ट हो रहा है, अल्ट एस, ये बड़ा कर दिया। अब ये बड़ा किया तो यहाँ पिंच आ रहा है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कैसे आ सकता है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, और इसको ट्विस्ट करके देखते, स्केल कर दिया और उसके बाद फिर टिल्ट करते, कंट्रोल टी। हाँ तो अब तो ये स्ट्रेंड जैसा भी दिखेगा और हेयरलाइन भी अच्छी दिखेगी, तो ये अच्छा है। तो चलो इसको ही ट्राई करते हैं। तो पहले हम अपने भीम से इनको यहाँ लेकर आते हैं। इसको मैं जी प्रेस करके ऊपर लाना चाहता हूँ, तो पहले फ्रंट व्यू से नहीं, मैं साइड व्यू से जाऊँगा, फिर फ्रंट व्यू में आऊँगा, ये सेंटर में रहेंगे, और एडिट में जाता हूँ, नहीं पहले मुझे एडिट नहीं, मुझे ये करेक्टली यहाँ लाना है, फिर एडिट मोड में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, मैं मूव करता हूँ, स्केल करता हूँ, ऑफकोर्स इसको मुझे ऐसे स्केल करना पड़ेगा, और सबको भी स्केल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है, तो ऑफकोर्स कंट्रोल टी फिर से,
मुझे अभी इसको नॉर्मल रखना है और ये अल्ट एस एकदम छोटा कर देते हैं और इसको मैं कर्व करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये देखिए ऐसे आ रहा है। तो मुझे इसको भी बेवल आई मीन इसके भी हैंडल्स को स्प्लिट करना रहेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हैंडल फ्री कर सकता हूँ। फ्री करूँगा तो मैं मेरे इन हैंडल्स को ट्विक कर सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। तो ऑफकोर्स मैं इसको स्केल करता हूँ, यहाँ से भी इसको स्केल कर दिया, यहाँ से भी इसको स्केल कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। चलो देखते हैं इसको ऑपरेट करके, देखते थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। हाँ, और अच्छा अभी इसमें ये लंबे वाले जो स्ट्रैंड्स है वो देखते हैं। तो इनको कंट्रोल टी, ओके। मैं भी सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं, ये ऐसे रहेगा, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से भी ऐसे रहेगा और कंट्रोल टी, करेक्ट। यहाँ पर तो ये हमने इधर ऐसे कर दिया। इसको यहाँ से इसको भी स्केल करके इसको चाहिए तो टिल्ट कर देते हैं यूँ, और थोड़ा इधर लाते हैं, इसे यहाँ लेकर जाते हैं। फिर से राइट, और इसको यहाँ लेते हैं, फिर से बाहर लेते हैं यूँ। ये एक बन गया। थोड़ी बहुत थोड़ा कहते हैं ना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बेस्ट है। अभी इसमें मॉडिफायर डाल के देखते हैं और फिर एक काम करते हैं। ये देखो, तो एक एक करके यूँ हम फिर, अब इसमें एक एक करना यानी इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। मैं एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, शिफ्ट डी, और ये देखिए अब मर्ज ऑप्शन में बंद कर दूंगा। मुझे मर्ज ऑप्शन नहीं चाहिए क्योंकि वेल्ड नहीं होने चाहिए। दीज आर द स्ट्रेंड्स, एक दूसरे के साथ वेल्ड नहीं होते, आसपास ग्रो होंगे। तो वो लॉजिक से ही हम काम कर रहे हैं इस पर भी। तो सॉरी, ये कहा क्या, इधर से इसको ले लिया यूँ। अभी होप ये आपको सही लग रहा है। फिर से कंट्रोल एल यानी वो एक स्ट्रेंड सेलेक्ट होगा और उसके बाद शिफ्ट डी, और मैं इसको स्केल कर देता हूँ छोटा, फिर इधर लाता हूँ, थोड़ा सा आगे लाता हूँ। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंड्स बनाना है, तो हम उतने सारे स्ट्रेंड्स इसके लिए बनाएंगे और फिर अपना आगे काम करते जाएंगे। तो ये तरीके से हम अपने सारे स्ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, हेयर स्ट्रेंड्स। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, और ज़रूरी नहीं कि ये वॉल्यूम के ऊपर हो। मैंने वॉल्यूम बनाया है कि उतने दायरे में बनना चाहिए, तो ये चीज़ें उधर शिफ्ट होगी और उसके बदले फिर आगे बनते जाएगा। पहले वो ऊपर ऊपर सरफेस पे बना दो, फिर एक साथ उसको पुश करके अंदर डाल सकते हैं, एक साथ उसको पुश करके अंदर डाल सकते हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि वो चीज़ें इतनी भी सारी ना हो कि यू कैन नॉट हैंडल इट, और इतनी भी कम ना हो कि हमें लगे कि अरे कुछ खास बनाया नहीं। और ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद की चीज़ें क्या होगी कि जैसे ही ये बन जाए, उसके बाद जो वॉल्यूम जितना बचा है जिसमें हमने भरा ही नहीं कुछ अंदर इसके पीछे, वहाँ पर हम इसी वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, और इसको और उसको जो नए हेयर स्ट्रैंड्स है जो कर्व से बने उनको हम मैश में कन्वर्ट करके इस वॉल्यूम के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो बाहर से स्ट्रैंड दिखेंगे, अंदर एक प्रॉपर सिंपल वॉल्यूम होगा,
ताकि पीछे के सरफेस पे तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, बाहर के इस सरफेस पर चाहिए, तो वैसे हमारा सारा बैलेंस हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकिंग वॉल्यूम हमारा बाकी का काम कर सकता है। यानी हमने इसको ठीक से लेवल अप कर दिया, फिर जहाँ जहाँ मुझे ये वॉल्यूम दिख रहा है वहाँ से मैं या तो वॉल्यूम को थोड़ा अंदर लूँगा या तो उस पर स्ट्रेंथ डाल के कवर कर दूंगा। ये तरीके से मैं एक्चुअल सही वॉल्यूम जो स्केच में है उसको रेफर भी कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं एक एक स्ट्रेंड को बना भी सकता हूँ कि भाई इतने ही स्ट्रेंड में 10 स्ट्रेंड का काम और आउटपुट आ जा रहा है, ये एक ही स्ट्रेंड में तो हो गया। वैसे ही दूसरे कर्व के लिए मुझे 10 स्ट्रेंड का सॉल्यूशन मिल गया, तो वो मैं उसी कर्व में बना दूंगा, बिकॉज आफ्टर ऑल फिर बाद में हम कुछ ना कुछ टेक्सचर से कर लेंगे, तो फिर वॉल्यूम इन स्ट्रेंड से क्रिएट हो जाएगी। इसके पहले जो ये जो बनाया है वो ब्लॉक्स है कि ये एरिया रहेगा यहीं पर आसपास दिखना चाहिए, या इससे आगे पीछे, लेकिन यहीं पर होगा। तो ये तरीके से हम सारे स्ट्रेंड्स हेयर के, आईब्रो के, मुस्टैच, ये बियर्ड वगैरह सब चीज़ का कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे डिटेल्स फिर दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने आइज़ क्लोज रखी है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, हर कोई जब भी बनाता है तो आंखें खुली रख के बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसको बंद करके एनिमेट करना रिग करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो कोई भी कैरेक्टर आप नए सिरे से बना रहे हैं या उसको रेफ़र कर रहे हैं तो उसकी आंखें बंद होनी चाहिए जब आप बनाएं, और फिर जब आप उसको रेफ़र करके बनाएंगे अंदर आईबॉल रखेंगे, जब ये ट्रस्ट करके टोपोलॉजी होगी तो आईबॉल होगा, लेकिन ओपन क्लोज के लिए उसको सही रिगिंग या स्किनिंग के जो प्रोसेस है आगे जिससे आंखें ओपन क्लोज होगी, उसके लिए ये फॉर्म सही है, यानी क्लोज्ड आइज। टोपोलॉजी के बाद बनने के बाद भी क्लोज ही है। उन टोपोलॉजी वाली जो मॉडल पर हम जब रिग करेंगे तो ये दायरा हमको पता चलता है कि हमें कैसे ओपन क्लोज करना है और कितना एरिया किस पॉइंट पर या किस क्लटर पर वो स्किन होगा जिससे वो पार्ट कंट्रोल हो सके। तो ये ज़रूरी है, लोग ये नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, ये बहुत बुरी चीज़ है। थोड़ा टफ है ये, लेकिन शुरुआत से ही प्रैक्टिस करो, और इस चीज़ को हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जब नए कैरेक्टर पर जाते हैं उसका भी वही सेम प्रोसेस होता है। तो बार बार इस चीज़ को उस पर भी, दूसरे कैरेक्टर पर भी ट्राई मतलब अप्लाई करने के पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिस इज़ द ओनली वे। ये नहीं कि आपने 10 साल लगा दिए या 3 साल सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब आ गया, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको हर रोज़ कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई जो एलिमेंट जो आप जानते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ याद रहती नहीं, आपको याद करनी पड़ती है। स्टोर हो गई लेकिन वो खुद नहीं बाहर आएगी, आपको पुश करना पड़ेगा, आपको पुल करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बार बार उस टॉपिक पर जाकर कुछ फिर से रेफ़र करना पड़ेगा। स्टडी करते हैं, सीखते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा, वही प्रैक्टिस आपको वापस से वो सारी चीज़ें याद दिलाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भीमसेन से रिलेटेड अगर देखें तो भीमसेन में ऐसा है कि एक बात बताता हूँ। भीमसेन कहा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुए कैसे। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी माने जाते हैं, कहे जाते हैं, तो वो हुए कैसे। उनका एक रीज़न ये है कि जब वो छोटे थे, दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर उनको उसी वक्त मारने का प्लान बनाया जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे। सभी सभी भाई, पांडव और कौरव सभी भाई, तो किसी कारण से उनको बहलाया कि तुम्हें मतलब दुर्योधन ने भीम को बहलाया कि आज सब भूल के अपनी दुश्मनी या अपने एक दूसरे के प्रति गुस्से को भूल के हम कुछ अच्छा करते, और मेरा मन है कि मैं तुमको खीर खिलाऊं। खीर खिलाते वक्त अंदर ही अंदर मन में दोनों भाई दुशासन और दुर्योधन ये सोच रहे थे कि खीर खिलाने के बाद आगे क्या कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ प्लान किया था। वो था कि उनको खीर खिलाकर उन खीर में जहर मिलाया था, और खीर खिलाकर उसको मार देंगे और फिर उसको यमुना नदी में बहा देंगे। तो किसी मतलब यमुना नदी शायद, कि सही से मुझे भी कलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा इंसिडेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा ताकत भीमसेन को मिली। अब आप सोचेंगे कि यार इसको तो जहर दे दिया, अब कौन सी ताकत मिलेगी। तो हुआ यूँ कि जब जहर का काम करने लगा, खीर खिला दी, जहर का काम होने लगा, शुरू होने लगा, तो उस भीमसेन को नींद आने लगी। तो नींद आते आते वो वहीं पर सो गए, कुटिया में ही, जहाँ पर उनको सबसे छुपाकर बिठाकर खीर खिलाई जा रही थी। तो अब ये दो भाई बोले अब इसको उठाना, उनको सबसे छुपाकर नदी में बहा देना तो बहुत टफ काम था। तो नदी में बहाने के लिए पहले तो
उनको उठा कर लेके जाएँ तो उनको एक बड़े से चटाई में जिसमें वो सब बैठते हैं वैसी चटाई में उनको लपेट दिया। ये तो ज़्यादातर सीरियलों में दिखाया है, लेकिन समझो मान लो कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, यूँ ही तो उठा के नहीं लेके जाते हो, कहीं न कहीं छुपा कर ही लेके जाएँगे। और भीमसेन को लेके जा रहे हैं, वो कोसों दूर से दिख सकते, तो उनको तो छुपाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कठिन भी है। तो छुपा के लेके गए, नदी के किनारे रखा, वहाँ से छोड़ दिया उनको पानी में। अब क्योंकि वो होश में थे ही नहीं, उनके हिसाब से तो वो मर गए, तो उनको तो डाल दिया नीचे पानी में, और वो डीप डाउन डूबते डूबते नीचे गए। तो कोइंसिडेंसली या फिर समझो कि एक ऐसे डीप में गए जहाँ से कहा जाता है कि पाताल लोक तक पहुँच गए, जहाँ पर वो अ, नागलोक में पहुँच गए, सॉरी पाताल लोक नहीं, नागलोक में पहुँच गए। जो पानी के अंदर वाले जो नाग होते हैं वहाँ पर वो पहुँच गए, और वहाँ से कुछ नाग उनको डर के मारे उनको डसने लगे। तो जो पहले जहर खाया था और बाद में इन नागों ने उनको डसा, तो जहर माइनस हो गया। तो अब ये जिंदा हो गए, जाग गए। अब जाग गए तो पहले तो डर गए, मैं कहाँ था और कहाँ हो गया और पानी में क्यों हूँ। वही गुस्से में इधर उधर उथल पुथल करने लगे नागलोक में। तो जो रोक रहे थे उनको, वो भाग के डर के आए अपने राजा के पास और उनको पूछा। नागराज जो भी उनके जो किंग है उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसे हैं, तो आप आओ सहायता करो, आप कुछ करो। तो ये भीम को उधर उनके पास प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंट करते ही इंट्रोडक्शन मांगा, तो भीम ने तो दे दिया कि भाई मेरा तो इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पांडु पुत्र कुंती पुत्र हूँ, उनका दूसरा बेटा, कुंती मेरी माता है, ऐसा सब बताया। तो उनको पता चला कि भाई ये तो मतलब मेरे ही रिलेशन में होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वो रिलेशन आप ढूंढें। आप कमेंट में लिखें कि जब वो छोटे थे भीम से और उनको जहर खिलाकर जब ही पानी में बहा दिया गया और वहाँ से जो नागलोक में गए, तो नागलोक के राजा का रिलेशन उनके नाम के साथ राजा का रिलेशन भीम तक का क्या है, ये आप लिखकर कमेंट में डालेंगे और इंटरेस्टिंग होगा, ढूंढेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और एक अच्छा सोर्स है जिसमें स्पष्ट बताया है कि ये रिलेशन क्या है, तो आप ढूंढिए। तो वो रिलेशन बताकर ये बताया गया कि वो उनके कुछ लगते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढना है। और उसके कारण खुश होकर बहुत बहुत समय बाद उस रिलेशन में से कोई मिला मुझे, वो नागराज को अच्छा लगा, तो उन्होंने खुशी में उसकी जो सफरिंग थी जहर खाने के बाद, जो जो कुछ भी उनको फील हो रहा होगा, तो वो महसूस किया या फिर उनको लगा नागराज को कि इनको ऐसा कुछ तो रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा कुछ मेडिसिन कुछ करते हैं। तो उन्होंने दो कुछ मेडिसिन ऐसी दी, और वो मेडिसिन क्या थी वो भी आपको बतानी है। मैं मेडिसिन बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा वर्ड है और रिस्पेक्टिव वर्ड हो गया वो। तो मेडिसिन थी जो उन्होंने उनको पिलाई, लेकिन उस मेडिसिन में कुछ एक्स्ट्रा ताकतें थी, जो कुछ अमाउंट पीते हैं तो कुछ 10 हाथियों का बल मिलता है। ये इनको तो पसंद आ गई, इन्होंने पूरी कुछ कटोरे कुछ पी लिए, तो ये तो 1000 और सहस्त्र हाथियों का बल मिल गया, अब तो उनको कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया नागराज ने कि भाई तुमको कभी कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हुई और फिर ये वापस आ गए पाताल लोक से, बाहर आ गए। बाहर आके सब बाहर सुना ही पड़ रहा है कि ये लोग जंगलों में हर जगह गुरुकुल में कोने कोने वगैरह सब जगह ढूंढ रहे, और माता कुंती चिंतित है और ये जाके प्रकट हो गए उधर क्या हो रहा है करके। तो ये पहुंच गए और बताया, तो ऑफकोर्स वो चीज़ शांत रखी कि तुम अपने गुस्से को काबू रखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, बताओ या ऐसे बरतो कि कुछ नहीं हुआ अभी तक, और कह दो कि खाते खाते सो गया था, ठीक है। अब ये था ऐसा बड़ा इंसिडेंट जिसके कारण आगे महाभारत में जो जो वॉर थी, ग्रेट वॉर थी, सही वॉर के टाइम पे इस बल का बहुत सही उपयोग हुआ। और इसीलिए मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि उनके थ्रू कोई पास होके जा नहीं सकता था, उनके रथ को पार नहीं कर सकता था, उनकी गदा को कोई पार नहीं कर सकता था वॉर के टाइम पे। तो इसलिए वो बहुत प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथ वॉल की तरह थे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट मेरे दिमाग में भी आया। कहते हैं ना, वो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता था, हम वही बाल बना रहे जो कोई बाका ना कर सके। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप इसी तरीके से अगर आप भी कोई कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं तो ये अच्छा लॉजिक है, अच्छा टेक्निक है। अगर आपको हेयर एंड फर ज़्यादा हैवी लग रहा है, आपका कंसेप्ट नहीं झेल पाएगा या फिर आपका एनिमेशन पीसी वगैरह नहीं झेल पाएगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है।
हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स आपका कंसेप्ट माइल्ड थोड़ा चेंज हो सकता है कि भाई आपने हेयर एंड फर का कंसेप्ट बनाया था, लेकिन वो अब सिमुलेट नहीं हो रहा है, मेरे पास एक ही लैपटॉप है और मैं कैसे करूँगा? तो आप ये टेक्निक कर लीजिए, ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरा कंसेप्ट एकदम एक्सट्रीम रियलिस्टिक ही हो, तो ये सोच के करिए। नॉन रियलिस्टिक जैसे नए एनिमेटेड मूवीज़ जो आए हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देर आर नो सच प्रॉब्लम्स। आप वो भी ट्राई करें जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर इस रिलेटेड, इस टेक्निक या इस प्रोसेस के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बात करें, मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूँगा सारे जवाब दूँ। और आप आलसी बहुत हो कि कुछ बातचीत नहीं करते। देखिए, फ्री में देखने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, तो सवाल भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि फ्री में आए, वो ऐसे सवाल हो कि मुझे भी जवाब देने में मज़ा आए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो सबको शेयर करूँ। तो अच्छी चीज़ है। और कोई पॉइंट ऐसा नहीं पसंद आया तो भी मेंशन कीजिए, तो मैं उसे सुधारूँ। अगर इंटरेक्ट ही नहीं होगा तो मैं किसी और घोड़े पे दौड़ रहा हूँ और आप किसी और रथ में बैठे, ऐसा तो नहीं चलेगा। हमको सबको एक पॉइंट पर एक साथ बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे अब तक यहाँ तक लाया है, तो आप ही की मदद चाहिए और आगे तक जाने के लिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाकर दे सकूँ, जिससे कम बजट में भी अच्छी मूवीज़ बन सकती हैं। ये मैं मानता हूँ। बस मेहनत ज़्यादा लगती है, और वो तो हम वैसे भी आए दिन करते रहते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा लॉस दिखता नहीं है। तो ट्राई कीजिए। हाँ, टीम होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो टीम में कुछ खास चीज़ें होती है तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो ध्यान रहे, आपको जितना कुछ भी पसंद आता है, जो कुछ भी पसंद आता है, उस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप तक मेरा कंटेंट पहुंच गया। देखिए, वॉच करना तो आप करेंगे ही, आप देखेंगे ही, लेकिन आपको क्या आप तक पहुंचा कि नहीं, वो कंटेंट का रजिस्ट्रेशन ये चीज़ प्रूव करता है कि आपने सब्सक्राइब किया, आपने लाइक किया, आपने शेयर किया दूसरों को, और आपने कमेंट भी किया, आपके विचार उसमें जोड़े। दैट्स द बिगेस्ट ट्रॉफी फॉर मी। सो प्लीज़, लेट्स कनेक्ट विथ ईच अदर, एवरी आर्टिस्ट टू एवरी आर्टिस्ट एंड एवरी व्यूअर टू एवरीबडी। सो लेट्स सी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं कुछ म्यूज़िक के साथ ही रखूँगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का रिपीटिव प्रोजेक्ट है, रिपीटिव प्रोसेस है। तो इसमें जो बोलना था वो अभी मैंने बताया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे कुछ करूँगा, और आगे और इसको फटाफट हम पूरा करते हैं, क्योंकि ये भी एरिया पूरी बॉडी पर काम करने जितना काम है। इस सिर्फ मुस्टैच, बियर्ड, आईब्रोज और हेयर में पूरी बॉडी यही चीज़ अगर मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के मैन्युअली कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन कोई देता नहीं कि यही काम करते हो कई प्रॉब्लम्स आती है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्यूशन भी हम ढूंढ सकते हैं। हेयर एंड फर में क्या है, आपने डाल दिया वो एरिया बता के, उसको कर दिया, कोम कर दिया, ठीक है, सिमुलेशन के थ्रू उसको मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तो वो हम सीखते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू, थैंक्स अगेन एंड अगेन मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और रिक्वेस्ट है कि मुझे और आगे तक आप पहुँचाएँ। आपके साथ मुझे चलना है, आपको साथ लेकर चलना है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।